हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूरिटेरिया 5000 प्लस बहुकल्पीय यानी कि प्रश्न का हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि बीपीएससी और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक सेट स्टार्ट कर चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सभी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के 5 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है, जिसमें पहला जो दिया हुआ है 15 अनुच्छेद, 5 प्रकार के 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद जो प्राप्त है भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 ये जो सभी है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बात करते हैं 15 में जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 15 में जो वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि धर्म, मूल वंश और जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद जो किया जाता है ये प्रतिषेध है। बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, तो 16 में जो वर्णन किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी के बारे में वर्णन है। बात करेंगे 19 की, तो 19 अनुच्छेद में जो भारतीय नागरिकों को यानी कि प्राप्त है, इसमें है कि यानी कि आप बोलने की अभिव्यक्ति है, शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना शस्त्र के, और आप संघ बना सकते हैं, या तो फिर किसी राज्य में आप घूम टहल या बस भी सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से आप व्यापार कर सकते हैं। 19 में वर्णित है। और 29 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 भी भारतीय नागरिकों को यानी कि प्राप्त है। तो इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण के बारे में है इसमें। और बात करेंगे 30 में, तो 30 में है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है। तो इस तरह से क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथन पर विचार करें। तो निम्न कथन पर विचार करें तो कर रहा है क्या, फिर नीचे में दिया है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। क्या कर रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है, ये गलत दिया हुआ है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी गलत दिया हुआ है। और तीसरा नंबर में करा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष यानी कि मुक्त हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। देखिए पहला में क्या करा है, पहला में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। फिर दूसरा में क्या करा है कि राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा स्थायी सदन है, ये सही है, लेकिन इसका 1/4 जो लिखा हुआ है ये होगा 1/3 प्रति 2 वर्ष पर पद मुक्त होते हैं, और फिर इसे भर लिया भी जाता है प्रति 2 वर्ष पर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी गलत हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह धन यानी कि करा है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 14 दिन तक यानी कि रोक सकता है, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। बात करते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में यानी कि प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति के सिफारिश पर मंत्री के द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे धन विधेयक केवल लोक ही सभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा में कैसे पेश किया जाएगा, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के सिफारिश पर मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन कहेगा अधिकतम कितना दिन राज्यसभा में धन विधेयक रोका जा सकता है, तो 14 दिन। और बात करते हैं कि कोई भी धन विधेयक
यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका जो अंतिम फैसला होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यही न पूछ रहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिक यानी कि अधिवक्ता रहा हो। तो ये क्वेश्चन ये सही है, ये सही है। अगला क्या कर रहा है? इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये जो निर्धारण है ये कहीं पर नहीं है, ये जो दिया हुआ है ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। और बात करेंगे उच्च न्यायालय के, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और जो 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश के जो अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, यही 25वां उच्च न्यायालय जो 2019 में बना था। और बात करते हैं कि यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो स्थापना के जो व्यवस्था किया गया है 214 अनुच्छेद में क्वेश्चन पूछेगा राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो होता है किस अनुच्छेद में? 214 में। और बात करेंगे कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में किस अनुच्छेद में है? तो कहेगा उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 215। और उच्च न्यायालय का गठन कहेगा तो 216 में है। याद रखिएगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कहेगा तो 214 में, लेकिन कहेगा उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? तो 216 में। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ किस अनुच्छेद में? तो 219 अनुच्छेद में है। और जो न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 221 अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वर्णित हैं। और बात करेंगे कि किसी न्यायाधीश एक यानी कि उच्च न्यायालय से दूसरे यानी कि उच्च न्यायालय में जब स्थानांतरित होगा तो इसका भी तो वर्णन कहीं होगा। तो ये जो वर्णन है 222 अनुच्छेद में वर्णन है। और देखिएगा कि यानी कि जो न्यायाधीश होता है कार्यवाहक भी नियुक्त होता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन 223 में है, 223 में वर्णन है। लेकिन अतिरिक्त एवं कार्यवाहन यानी कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में। सिर्फ कहेगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो 223 में, लेकिन अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश कहेगा तो 224 में। और जो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार में आता है वो किस अनुच्छेद में है? तो 230 में होता है। किस में है? 230 में। लेकिन आप सुनते हैं कि 2 या 2 से, जैसे में 2 या 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो होता है यानी कि साझा उच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो 231 अनुच्छेद में है। तो इस तरह से सभी अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित था। और याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन मिलता है भारत के संचित निधि से, याद रखिएगा पेंशन जो मिलता है भारत के संचित निधि से मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 माह के भीतर होना चाहिए। कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर होना चाहिए। और इससे पहले जो हम उच्च न्यायालय की बात कर रहे थे तो हम 2500 उच्च न्यायालय की हम स्थापना की बात करेंगे कि 25 उच्च न्यायालय है, कौन कौन है इसकी स्थापना यानी कि कब हुआ है। तो हम बात करते हैं कि पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। इस 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था।
उसके बाद बात करेंगे कर्नाटक उच्च न्यायालय के, तो 1884 में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1866 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1916 में हुआ था। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1928 में हुआ था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1956 में हुआ था। पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो 1966 में हुआ था। गुवाहाटी की बात करें तो 1948 में हुआ था। उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करें, यानी कि गुवाहाटी उड़ीसा जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। और बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के तो 1949 में हुआ था। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 1954 में हुआ था। और केरल की बात करेंगे तो 1958 में हुआ था। और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में हुआ था। दिल्ली 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना हुआ था, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 1971 में हुआ था। सिक्किम की बात करेंगे तो 1975 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो तीनों का 2000 में हुआ था। उसके बाद बोलेंगे कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और बात इस तरह से सभी उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका जो आंसर बोले थे कि वित्तीय आपात के उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान भाग 18 में जो 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा जो आपातकालीन 3 प्रकार के जो आपातकालीन प्रावधान जो किया गया है 352 से जो 360 तक, यानी कि किस भाग में वर्णित है, तो भाग 18 में वर्णित है। और यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन की यानी कि बात की गई है, तो 3 प्रकार के बात कहा गया। जैसे में पहला जो होता है राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और जो वित्तीय आपात होता है 360 होता है। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। और बात करते हैं कि जो विभिन्न देश से जो प्रावधान लिया गया है कि कौन देश से क्या लिया गया है, तो बात करते हैं कि जैसे में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्याय यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्याय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को जो हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो प्रणाली है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार के जो सारे पद हैं यानी कि अमेरिका से लिया गया है। हम बात करते हैं जो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है दरोगा में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब ब्रिटेन से विधि के शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव भी जीता जाता है ना, वो भी कहे मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। और विधायक में यानी कि विधायिका में जो अध्यक्ष का पद की जो भूमिका होता है ये भी ब्रिटेन ही से लिया गया है। और जो संसदीय विशेषाधिकार ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होता है ना, कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो पारदर्शी न्यायालय यानी कि निर्णय होता है
ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। अब कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी लिया गया है। तो बात करते हैं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों में जो संयुक्त बैठक होता है ना, वो भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया। 108 अनुच्छेद में जो वर्णन बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम बात करते हैं कुछ आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति बोलेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति बोलेगा तो यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन बोलेगा तो आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो कराएगा आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहेगा नहीं तो दक्षिण अफ्रीका। नामांकन कहे आयरलैंड, निर्वाचन कहे दक्षिण अफ्रीका। आगे अब कुछ यानी कि फ्रांस के संविधान से भी ये लिया गया है। जैसे में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। यानी कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। कुछ रूस के संविधान से लिया गया है। जैसे में मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी रूस से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग अमेरिका से, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया। जर्मनी के भी संविधान से लिया गया है। यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है। कभी भी क्वेश्चन पूछे विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, यही पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, द्वारा कहेगा तो जापान, अब विधि निर्माण कहेगा तो ब्रिटेन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1963 में लाया गया था भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। और पहले ऐसे पीएम थे, यानी कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? पूछेगा क्वेश्चन में तो मारना है कौन? जवाहरलाल नेहरू मारना है। कौन मारना है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उल्लंघन किया गया है? तो इसका सही आंसर, अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तो वर्णन 36 से 51 तक में है, लेकिन जो इसमें आंसर दिया है अनुच्छेद 37 दिया हुआ है। जबकि 37 में जो वर्णन होता है कि नीति निर्देशक तत्व जब हनन होता है तो उसका जो न्यायालय में यानी कि शरण उसका संभव नहीं है, इसका बारे में वर्णन है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया। जबकि राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक इसका वर्णन है। तो आप कमेंट करके बोलिए इसका सही आंसर क्या है। इसे इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ, अनुच्छेद 37 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चलैया समिति का जो गठन किया गया 1991 में किया गया। कब किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ समिति के, जो समिति बनाया जाता था ना केंद्र और राज्यों के संबंध के, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध दर्शाता है, उसी के लिए यानी कि समिति बनाया जाता था। तो कुछ समिति बनाया गया है। जैसे में बात करते हैं यानी कि राजमन्नार समिति जो 1969 में बनाया गया था। इसका जो यानी कि अध्यक्ष था यानी कि नाम ही पर है डीपी मन्नार। और बात करेंगे यानी कि सरकारी आयोग 1983 में हुआ था, और ये भी था केंद्र और राज्य से संबंधित। इसमें जो अध्यक्ष यानी कि
रंजीत सिंह सरकारिया था। जो भी बनता था वो नामे पर बनता था। और प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे तो 1966 मोरारजी देसाई। शीतलवाड़ समिति की बात करेंगे तो सब समिति है 1996 में और MC शीतलवाड़। पुंछी आयोग की बात करेंगे तो 2007 मदन मोहन पुंछी। ये सब जो समिति का गठन हुआ था, लेकिन यहाँ पर चलाइया समिति की बात बोला 1991। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भोरी क्रांति। अब बात करते हैं कुछ क्रांति की। तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉन्ग को माना जाता है। और हरित क्रांति तो आप जानते हैं कि खाद्यान्न से है। उसके बाद बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और इनके जो जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति की बात करेंगे तो तिलहन से। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो उर्वरक से, और उर्वरक भी है यहाँ पर भूरी क्रांति यानी कि कोको और चमड़ा भी है। ठीक है। और नीली क्रांति की बात करेंगे तो मत्स्य से। लाल क्रांति की बात करेंगे तो टमाटर और मांस से, और इसके जो जनक है लाल क्रांति के विशाल तिवारी हैं। क्वेश्चन पूछेगा लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी। और बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। और गोल क्रांति पूछेगा तो आलू से है। रजत क्रांति पूछे तो अंडा से है। गुलाबी क्रांति पूछे तो झींगा मछली से है। और गोल्डन फाइबर क्रांति पूछे तो जूट से। याद रखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति पूछे तो जूट से, लेकिन यह सिल्वर फाइबर क्रांति पूछे तो कपास से है। और जो सिल्वर फाइबर क्रांति के जो जनक हैं इंदिरा गांधी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी। और स्वर्ण क्रांति पूछे तो शहद से है। तो इस प्रकार से सभी क्रांतियां हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, तो 10 नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। हॉट मनी का मतलब होता है न यानी कि जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है और इसका जो प्रत्येक जो होता है ना कम समय के लिए लाभ लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो आसानी से क्या कर रहा है, लेकिन आसानी से चला जाता है। ठीक है ना। तो हॉट मनी उसे कहते हैं यानी कि जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है और इसका प्रत्येक यानी कि कम समय के लिए लाभ लेने के लिए किया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के हार्ड मनी की बात करेंगे। तो हार्ड मनी का मतलब होता है दुर्लभ मुद्रा। तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा को कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध ना हो। आसानी से उपलब्ध ना हो उसे हम हार्ड मनी कहेंगे। बात करेंगे सॉफ्ट मनी की। तो सॉफ्ट मनी को यानी कि नरम मुद्रा कहेंगे। सॉफ्ट मनी को नरम मुद्रा कहेंगे। तो नरम मुद्रा वह मुद्रा है यानी कि होता है जिसका मूल जो होता है ना उतार चढ़ाव अन्य करेंसी के तुलना में कम होता है। जो सॉफ्ट करेंसी होता है न यानी कि नरम मुद्रा, जो इसका जो मूल का जो उतार चढ़ाव होता है यानी कि अन्य करेंसी के तुलना में कम होता है, उसे ही सॉफ्ट मनी कहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गन्ने के उचित और यानी कि पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति भी याद रखिएगा, नहीं कि मार दीजिएगा कृषि लागत वाला। याद रखिएगा गन्ना के उचित वाला रहेगा यानी कि गन्ना के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो इसका सही आंसर आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। एक गलत था, सही कौन कौन था यानी कि शामिल कौन था। तो सरकारी पदों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार था, असहयोग आंदोलन में सब था। अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार था, यानी कि अदालत में जो वकील था उसके द्वारा बहिष्कार था। ये सब सही है। और बात करेंगे असहयोग आंदोलन के। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाए जाने वाला एक जन आंदोलन था। और जन आंदोलन में
यानी कि कौन कौन भाग लिया था, तो शहर की ओर से जो भाग लिया था मध्यम वर्ग के, तथा यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भाग लिया था किसान लिया था, आदिवासी लिया था, इस रूप से यानी कि भाग लिया था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 में आरंभ हुआ था, लेकिन यानी कि 20 में आरंभ हुआ था, लेकिन 1922 में यानी कि उसको वापस लिया गया था। तो वापस लेने का कारण था असहयोग आंदोलन क्या, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड के मतलब हुआ कि चौरा चौरी नामक स्थान पर, चौरा चौरी नामक स्थान यानी कि जो चौरा चौरी नामक स्थान जो पड़ता है गोरखपुर में पड़ता है, इसमें हुआ क्या कि वहाँ पर एक थाना था। ठीक है। और थाने में आग लगा दिया, यानी कि थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण वहाँ 21 पुलिस और एक दरोगा की यानी कि जल गया, जिसके कारण गांधी जी तुरंत यानी कि असहयोग वापस ले लिए। इसी तरह से असहयोग गांधी जी वापस लिए। ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि के हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 के। हम बात करते हैं प्रारंभ की, तो दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और बात करते हैं गांधी जी के नेतृत्व में 78 साथी के द्वारा अहमदाबाद यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल गए थे, यानी कि नमक विरोधी कानून को तोड़ने के लिए, जिसमें चला गया था मील में लीजिएगा तो 240 मील चला गया था। और बात करते हैं यानी किलोमीटर में तो 390 किलोमीटर चला था। और जब दिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा ना, 24 दिन में इतना दूर चले थे। तो इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है समाप्ति था 6 अप्रैल 1930, यदि पूछता कि प्रारंभ तो 12 मार्च 1930 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी के जीवन काल में घटे निम्न घटनाओं को यानी कि कालक्रम सही नहीं है। तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 सही है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ये भी सही है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ये भी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ये गलत है, 23 मार्च नहीं है, 9 मार्च या कहीं कहीं 8 मार्च देता है, यानी कि 9 मार्च है कि 9 अगस्त है, 9 अगस्त होना चाहिए, 9 अगस्त 1942, कहीं कहीं 8 अगस्त कहीं कहीं 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त 1942 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत दिया होगा, 9 अगस्त 1942 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कितने बार हुआ था, 3 बार हुआ था। यानी कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 के, दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर 1931 में, तीसरा जो हुआ था 7 नवंबर यानी कि 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर से यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन बोले तो 12 नवंबर 1930, दूसरा बोले तो 7 सितंबर 1931, तीसरा बोले तो यानी कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और बात करते हैं कि गोलमेज यानी कि बोलेगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया या कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी कांग्रेस से थे ना, तो गांधी जी जो भाग लिए थे यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे B.R. अम्बेडकर लिए थे और तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो इतना ही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता के नाम बात करते हैं तो इनका पिता के नाम जानकी नाथ बोस था, माता के नाम प्रभावती थी। ठीक। और सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन पूछेगा
कि हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। और सुभाष चंद्र बोस के विपरीत में गांधी जी क्या किए कि सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए, यानी कि 1939 के त्रिपुरी जब अधिवेशन हुआ तो क्या किए गांधी जी कि सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए क्या किए कि अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए कि यानी कि पटाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस को हरा देंगे। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ही ने पटाभी सीतारामैया को क्या किए, हरा दिए। जिसके कारण पटाभी सीतारामैया जरूर हारे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उस पटाभी सीतारामैया नहीं हारे, वो खुद गांधी जी हार गए। तो गांधी जी का एक मतलब हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के विपरीत में पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे और यानी कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ठीक है, और बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जब जीते, यानी कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जीते, तो फिर कुछ समय के बाद यानी कि गांधी जी के टॉर्चर होने से इनको ठीक नहीं लग रहा था। तो ये क्या किए कि 1939 में यानी कि गांधी जी, तो फिर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिए। 1939 में इस्तीफा दे दिए और फिर इस्तीफा देने के बाद ये खुद यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि अप्रैल में इस्तीफा दे दिए और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और जब वो इस्तीफा दिए तो उसके बाद अप्रैल ही में 1939 में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस लड़े थे उनके विपरीत में महात्मा गांधी जी किनको यानी कि खड़ा किए थे, तो पटाभी सीतारामैया को, तो उसको हरा दिए थे। लेकिन फिर गांधी जीत तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी के टॉर्चर के बाद सुभाष चंद्र बोस खुद इस्तीफा दे दिए। उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही खुद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए 1939 में। और उसके बाद 1939 में वो खुद यानी कि उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा किया गया। और बात करते हैं जो सती प्रथा था, एक ऐसा प्रथा था, यानी कि सती प्रथा एक बहुत खराब प्रथा था, यानी कि क्या कह सकते हैं, महिलाओं के लिए एक बहुत खराब प्रथा था। इसमें होता था कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को उसी चिता में ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसका जो यानी कि इस सती प्रथा को जो समाप्त किए राजा राम मोहन राय समाप्त किए। उस समय शासन चल रहा था 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी के शासनकाल था। तो यानी कि लॉर्ड विलियम बेटी के सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहाबियों को कुचलने का श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम की। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम का जो शासनकाल था 1862 से 1863 था। क्वेश्चन पूछेगा एल्गिन प्रथम का शासनकाल कब से कब, तो इसका जो शासनकाल था 1862 से 1863 प्रथम था, इसलिए प्रथम वर्ष के लिए यानी कि एक वर्ष के लिए, यानी कि 1862 से 63 तक का। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल कब से कब था। तो एल्गिन द्वितीय का यानी कि शासनकाल था 1894 से 1899 था। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासनकाल था 1844 से 1848 था। हार्डिंग प्रथम का शासनकाल पूछे तो 1844 से 1848, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल तो 1910 से 1916 था। और बात करते हैं नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल। तो नॉर्थ ब्रुक के था 1872 से 76। नॉर्थ ब्रुक तब 72 से 76। और बात करते हैं सर लॉरेंस की। तो सर लॉरेंस का जो शासनकाल था
1864 से 1869 था। इस प्रकार से शासनकाल था। तो यहाँ पर लेकिन बहावियों को कुचलने की बात कर रहा था तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो शामिल कौन था, तब पीपीआर शामिल था। पीपीआर के मतलब पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। और तो इसमें कौन नहीं शामिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पल्लव शामिल नहीं था, शामिल कहेगा तो पीपीआर पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इसका सही आंसर नहीं होगा सी पल्लव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिला है। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे जाते थे, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा में रखा जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि किस बौद्ध यानी कि संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ में विभाजन हो गया था। अब बात करेंगे कि देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुआ था। पहला संगीति हुआ था 483, दूसरा हुआ था 413 यानी कि पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व और तीसरा हुआ था 255 में हुआ था और जो चौथा हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो पहला जो 483 में हुआ था राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु का शासनकाल था और अध्यक्षता महाकश्यप किए थे। और बात करेंगे कि दूसरा जो हुआ था वैशाली में और इसका जो शासनकाल था कालाशोक का था और अध्यक्ष थे सावाकामी। और बात करेंगे तीसरा 255 के, तो ये जो हुआ था तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और शासन उस समय अशोक का था और जो अध्यक्षता किए थे मोखलीपुत्र तीस्त किए थे। और बात करेंगे चतुर्था जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, तो ये हुआ था कुंडलवन में, इस समय शासक कनिष्क था। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो वसुमित्र था, वसुमित्र या घोष। तो आद करने के लिए आप ऐसे ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। स्थान कहेगा तो राबापक, राबापक, र से राजगीर, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। स्थान कहेगा तो राबापक आद रखिएगा और सीरियल नंबर से। और शासनकाल कहेगा तो अका अक, आ से अजातशत्रु, क से कालाशोक और फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। आवाज रखना है अका अक दोगो अ से दोगो क से, तो पहले बड़ा वाला शब्द वाला ऊपर में फिर नीचे छोटा वाला। उसके बाद अध्यक्ष वाला याद रखना है माँ से मोब, म से मखलीपुत्र, माँ स से सावाकामी, मो से मुखलीपुत्र तीस, फिर मास मोब ब से वसुमित। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसे क्वेश्चन पूछता है, आप जैसे भी याद कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अब महावीर की बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, लेकिन यही क्वेश्चन में कहेगा कि जैन धर्म के 24वां तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे। महावीर 24वां तीर्थकर थे। और बात करेंगे महावीर के जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के थे और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और बात करेंगे महावीर के पत्नी के नाम, तो महावीर के पत्नी के नाम यशोदा था लेकिन पुत्री के नाम अनुज्या प्रियदर्शी था। बात करेंगे महावीर का यानी कि बचपन का नाम वर्धमान था और ये जो 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से यानी कि अनुमति लेकर ये संन्यास जीवन यानी कि स्वीकार किए थे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या से यानी कि 30 से बैठे और 12 वर्ष लगे तपस्या में, यानी कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को यानी कि जिम्बिक नामक स्थान, वहाँ पे ऋजुपालिका नदी है और साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान के प्राप्ति हुआ तो इन्हें महावीर यानी कि जिन के नाम से जाने लगे। जिन के मतलब विजेता होता है और फिर अरहत का मतलब यानी कि पूज्य होता है और निर्ग्रंथ के मतलब बंधनहीन कहलाएं। फिर कब, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब क्वेश्चन पूछेगा कि कितना टाइम लगा, तो 12 वर्ष लग गया।
महावीर ने जो अपना उपदेश दिए थे प्राकृतिक में, या तो बोल सकते हैं अर्धमगधी भाषा में दिए। महावीर के जो अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता था बंधनहीन। और महावीर के जो दामाद थे, उनका दामाद यानी कि उनका प्रथम अनुयायी उनका दामाद ही थे, यानी कि कह सकते हैं प्रियदर्शनी के जो, यानी कि प्रियदर्शनी के पति। और बात करते हैं महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जो इनका जो प्रतीक था क्या था? सिंह था। और बात करेंगे जो यानी कि महावीर की, तो महावीर थे ने जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, तो महावीर से इतना ही क्वेश्चन। और महावीर के जो मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था पावापुरी में। और कह सकते हैं कि 540 में जन्म, 568 में मृत्यु, 568 में मृत्यु हो गया था। 72 साल की एज में इनका मृत्यु हो गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य यानी कि स्थापत्य कला के स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जो स्थापत्य कला के स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहाँ को। स्थापत्य कला का मतलब हुआ इसके समय में, शाहजहाँ के समय में बड़े बड़े बिल्डिंग बने थे, बड़े बड़े इमारत बने थे, इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्णकाल कहा जाता है। बात करेंगे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है। और बात करेंगे अकबर के, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मुगल काल में मुस्तसिब जो कौन था? तो एक आचरण अधिकारी था। क्या था? आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य विभाग था। और ये जो सैन्य विभाग स्थापित किया था कौन किया था? बलबन किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वसावन एवं दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए तेज़ी में अब चलते हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश सही है, कुडनकुल कर्नाटक ये गलत है, तमिलनाडु में है, काकर यानी कि काकरापारा गुजरात ये सही है, तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 38वीं समानांतर रेखा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और बात करेंगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की, तो 17वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा की बात करेंगे तो 49वीं समानांतर रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस की बात करेंगे तो मैगिनोट रेखा है। मैकमोहन की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 24वीं की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा की बात करेंगे तो डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन डुरंड रेखा पहले था अफगानिस्तान और भारत, वर्तमान में कहे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और बात करेंगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और यानी कि हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, मेन रहीम कहेगा तो रूस और फिनलैंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस उत्सर्जन होना चाहिए। ये गलत है। जो अच्छा ईंधन होता है ना उसमें अवशिष्ट कम निकलता है और हानिकारक गैस भी कम उत्सर्जित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिलान के लिए कर रहा है। तो मिलान में क्या हो जाएगा? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 का 3 यानी कि विटामिन सी कहेगा तो बाल का झड़ना हो जाएगा। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, विटामिन B12 का जो प्रत्याशी अल्पता का होना हो जाएगा, यानी कि आरक्ता का हो जाना। और बात करेंगे सी का जो
4 हो जाएगा। विटामिन ई की कमी कारण बंझापन होता है ना। अब फिर उसके बाद बात करेंगे विटामिन के, तो के की बात हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो बर्नता एक ऐसा रोग है जो महिला में बहुत कम होता है। महिला में सिर्फ इस रोग का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है, क्योंकि ये जो बर्नता है ना, ये बर्नता है एक पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है। इस रोग में यानी कि इस रोग में मनुष्य को लाल और हरा में डिफरेंट पता नहीं चलता है, ठीक है, इसमें लाल और हरा में डिफरेंट का पता नहीं चलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर के नहीं देगा, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें उल्टा लगेगा, निकट दृष्टि दोष कहेगा ना, इसका मतलब समझेगा निकट जनाता है, दूर के नहीं जनाता है। इसमें सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष कहेगा तो दूर की वस्तु दिखता है, नज़दीक के नहीं दिखता, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर क्या है, तो ब्रेन ट्यूमर कह सकते हैं जो ट्यूमर होता है ना, अतिरिक्त कोशिका जो एकाएक अतिरिक्त कोशिका वृद्धि हो जाता है और वो थैली नुमा जैसा यानी कि जकड़ जाता है, वही ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। और घेंघा रोग की बात करेंगे, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला है कि हीमोफीलिया लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर एक प्रोटीन और यह एक निम्न किसका वाहक करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित कोशिका क्या कर रहा है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें नहीं पाया जाता है, जीव द्रव में पाया जाता है, केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में पाया जाएगा, लेकिन जीव द्रव में नहीं पाया जाएगा, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो मछली तेल है, पालक है, आम है, लेकिन जंतु का जो यकृत और गुर्दे है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने के लिए कर रहा है, तो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध को ओम हो जाएगा। और बात करते हैं विद्युत प्रवाह के, तो एम्पियर हो जाएगा। और बात करते हैं बल के, तो न्यूटन हो जाएगा। और एक बच्चा पावर के, वाट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन होता है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें यानी कि लोचदार गुण होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी तत्व का रासायनिक गुण यानी कि निम्न में से कौन तय करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बात करते हैं अलकनंदा मंदाकिनी के, तो ये जो हो जाएगा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और बात करते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, सबसे पहले जो गुजरता है गुजरात से गुजरेगा, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद एमपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद मिजोरम से, 8 राज्यों से गुजरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बीचों बीच से कहा था, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण यानी कि कटिबंधीय वर्षावन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सुमेलित यानी कि सुमेलित नहीं है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सही है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये गलत है। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बंदीपुर कर्नाटक सही है। सिमलीपाल उड़ीसा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन से तो मरुस्थलीय जलधारा नहीं है, तो इसका सही आंसर नहीं है ना बोला तो अगुलहास हो जाएगा। अगुलहास है जो हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। और बात करते हैं ठंडी के तो बेंगुएला हो गया, हुम्बोल्ट हो गया, लेब्राडोर हो गया। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं फॉकलेवे। फ से फॉकलैंड गर्म है, क से कन्नारी ठंडा है, ले से लेब्राडोर ठंडा है और बेंगुएला ठंडा है, यानी कि फॉकलेवे ये ठंडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि याद रखें दक्षिण क्या करा निम्नलिखित नदी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की लगा देगा ना तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत के गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। और बात करते हैं इसका जो कुछ सहायक नदी है, बात करते हैं सहायक नदी के तो जो सहायक नदी है, और बात करते हैं गोदावरी के तो गोदावरी के जो सहायक नदी है परवरा है, पूर्णा है, मंजरी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, ये सब सभी गोदावरी का। एक बार फिर से परवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी ये सब सभी गोदावरी के सहायक नदी है। बात करते हैं कावेरी के। कावेरी के जो सहायक नदी है जो है हेमावती, शिमला यानी कि भवानी, अमरावती ये सब जो है यानी कि कावेरी की नदी यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। और बात करेंगे एक ऑप्शन नंबर सी कृष्णा की, तो कृष्णा के सहायक नदी तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, भीमा है, दूधगंगा है, ये सब जो है कृष्णा के सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर का जो रिंग फायर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी दोनों दिया हुआ है। ऐसे तो ज्वालामुखी को कहा जाता है लेकिन भूकंप भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो तकलामकान चीन सही है, थार भारत सही है, अटकामा चिली सही है, गिब्सन जो दिया हुआ अफ्रीका गलत है, गिब्सन है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 49 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान यानी कि श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय लेने के यानी कि बेरोजगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, ये भी सही है। न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य उपयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा मेन पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो यानी कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, चबार यानी कि वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन। उसके बाद विभिन्न संप्रदाय के संस्थापक है आजीवक के मखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी के संजय बेटलीपुत्र, उसके बाद भौतिकवादी के पकुध कच्चायन, उसके बाद घोरा क्रियावादी के पूरन कश्यप। तो इस तरह से आज दूसरा सेट समाप्त हुआ। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो।